Hi, my name Yogesh Kumar. Today here discuss about this previous year question paper. तो ये स्टैटिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट और विद लिस्ट टू, और इसमें से हमें करेक्ट आंसर देखने हैं। लिस्ट टू में जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं उनके नेम मेंशन हैं, जो उन्होंने स्टैटिक्स के ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं रिसर्च के दौरान उनकी बातें सारी लिखी हुई हैं। लिस्ट वन में इनके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है, स्टैटिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग। तो ये वाउली ने बोला था, और वाउली ने बोला कि स्टैटिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी कि कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम रो और कॉलम में उसको डिवाइड करते हैं। तो डेटा रखने के लिए हमें रो और कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टैटिकल डेटा हम उससे शो ऑफ करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, वी स्टैटिक्स आर द स्ट्रॉ आउट ऑफ विच आई लाइक एनी इकोनॉमिस्ट हैव टू मेक ब्रिक्स। ये ऑप्शन आपका मार्शल ने दिया था ये स्टेटमेंट, और 1890 में जब उन्होंने ये बोला, स्टैटिक्स आर द स्ट्रॉ आउट ऑफ विच आई लाइक एनी इकोनॉमिस्ट हैव टू मेक ब्रिक्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको हिस्टोग्राम का चार्ट बताया था, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हिस्टोग्राम का चार्ट शो ऑफ होता है, तो उन्होंने बताया कि इकोनॉमिस्ट यानी कि कोई भी सांख्यिकी गणना करने के लिए और उसके किस ऑर्गेनाइजेशन को कितना उसमें प्रॉफिट होना है, कितना लॉस होना है, उस ब्रिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आप ब्रिक्स मान सकते हैं कि आपका जो ग्राफिकली डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है कि ईयर वाइज डेटा कितना डिक्रीज़ हो रहा है और ईयर वाइज डेटा कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो एक ग्राफ चलता है इंक्रीज डिक्रीजिंग में, और वो एक स्टैटिकली ग्राफ होता है, स्टैटिकली डेटा पर रिप्रेजेंट करता है, और वो इकोनॉमिक्स मतलब कि वो दिखाता है कि आपकी जो इकोनॉमी रेट है वो कहाँ से कहाँ डाउन टू अर्थ हो रहा है, कहाँ से कहाँ उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है। सी पॉइंट है, स्टैटिकल मेथड्स आर डेंजरस टू इन द हैंड्स ऑफ इन एक्सपर्ट। तो ये ऑप्शन यूलियन कैंडल ने दिया था, और इस स्टेटमेंट्स के बारे में उन्होंने बोला कि स्टैटिकल डेटा का अगर गलत तरीके से एक तरीके से डेटा का गलत यूज़ किया जाए या फिर गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें कुछ मिस्टेक्स या एरर्स या ड्रॉबैक्स की जाएं, तो वो डेटा किसी भी फ्यूचर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये बताया गया है कि अगर कोई भी इनएक्सपर्ट, ये मतलब कि कोई भी जिसको इसकी गणना की या करने की कोई उचित नॉलेज नहीं है और उसको वो डेटा को रिप्रेजेंट करे, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक घातक साबित हो सकता है। चौथा पॉइंट है आपका, स्टैटिक साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, ये बॉडिंगटन ने स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने बताया कि स्टैटिक्स का जो एस्टिमेट्स है एंड प्रोबेबिलिटीज हैं, या उसकी जो प्रायिकता हैं और जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी अदर संस्थाओं के लिए कितना ही महत्वपूर्ण इसमें इम्पोर्टेंस रहती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाउन टू अर्थ उसके लेवलिंग पे कितना काम हो रहा है, कितना वर्किंग उसका प्रोसेस है, क्या प्रोडक्शन है, वो सब एस्टिमेट करता है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ और एस्टिमेट पर। तो ये बॉडिंगटन ने इसको शो ऑफ किया था। तो आपका जो ए है आंसर वो करेक्ट है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ हम किसी भी डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं और एक कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पे उस पर डेटा को रखते हैं। ठीक है। दूसरा है, टू गाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, क्या उस डेटा के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ हैं उसको हम अपनाते हैं। टू फोरकास्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर में देखते हैं कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे उस डेटा को हमें
एक तरीके से फ्यूचर में उसको दिखाना है, ठीक है। और आपका फोर्थ पॉइंट है डी टू पास ए बिल। ये आपको ऑड लग रहा होगा क्योंकि ये ही इसका आंसर है कि भी, और ऊपर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो नो पार्ट रोल ऑफ स्टैटिक्स, जो भी स्टैटिक्स का पार्ट नहीं है वो टू पास ए बिल। हम तीनों ऊपर पे बात कर सकते हैं, मगर टू पास ए बिल ये द पास्ट टाइम का रोल हो गया कि बिलिंग का कोई उसमें कैरेक्टर राइज नहीं है, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे हम कह रहे हैं कि व्हेन दो थ्रो शेड्यूल्स बी फिल्ड इन बाय एनरोमीटर्स सच ए डेटा नॉन एज, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, बोथ ए बी है, नन ऑफ दी एफ है। तो आंसर इसका ए दे रखा है, यानी कि प्राइमरी डेटा। क्यों दे रखा है कि हम जब भी किसी भी डेटा पे अगर पहले बात करते हैं तो हम प्राइमरी डेटा की बात करेंगे, ठीक है ना। कोई भी टेबल का फॉर्मेट लेते हैं तो प्राइमरी डेटा पर ही शेड्यूल करता है कि उसका जो इनिशियली पार्ट है वो कहाँ से शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है, प्राइमरी डेटा। तो अगला है फोर्थ इन ए कलेक्शन स्टैटिकल डेटा से ब्रुकसाइड, ठीक है ना। तो हमें कोई भी स्टैटिकल डेटा पर जो चाहिए एक्सपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक तो कॉमन सेंस होता है और एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बोथ सी हो जाएगा, ए बी, ठीक है ना। तो हम सी ऑप्शन इस पर सिलेक्ट करेंगे। 5 है आपका विद हेल्प द हिस्टोग्राम वी कैन डिटरमाइन। तो हम हिस्टोग्राम से जो डिटरमाइन करते हैं वैल्यू को, उसकी क्लासेस पर और इसकी लिमिट्स पे हम डिफाइन करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी कि मोड, ठीक है। अगला है कम्युनिटिफिकेशन पॉलीगन्स इज आल्सो नॉन एज। तो आपकी जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है वो पॉलीगन्स को, मतलब कि मैं आपको इसका ग्राफिकली डेटा बता दूं पॉलीगन्स का किस तरीके से होता है। इस तरीके से उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसका पॉलीगन्स का, ठीक है ना। मैंने ये आपको क्लास में डिस्कस करा दिया था। और इसका जो इंक्रीजिंग डेटा जो होता है ऑगिव का, वो कैसा होता है, रिप्रेजेंट करता है वो इंक्रीज एस टाइप से, ठीक है ना। तो इसी में आपको ऑगिव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स को, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए है। 7 है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4 इज एवरी फ्रिक्वेंसी इज डबल अर्थमेटिक मीन नाउ विल बी। इसका क्या आंसर हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि वो कह रहा है कि आपकी फ्रिक्वेंसी को अगर ऑब्जर्वेशन को डबल कर दिया जाए और फ्रिक्वेंसी को डबल किया जाए, तो अगर आपको मीन यहाँ पर 4 दे रखा है, उसने मीन क्या दे रखा है 4। अगर मैं मीन बराबर फॉर्मूला लगा दूँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को डबल कर दूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, वो देखते हैं। अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि मैंने फॉर्मूला जो लिया है 4 इजकल टू 2 एफ एक्स अपॉन सिग्मा 2 एफ एक्स, यानी कि नोमरेटर डिनोमिनेटर में से 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन इज लीस्ट व्हेन मेजर्ड फ्रॉम। तो 8 जो चैप्टर है वो कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन लीस्ट वन मेजर फ्रॉम। तो इसमें ए एजो मीन दे रखा है, बी अर्थमेटिक मीन दे रखा है, सी मीडियन दे रखा है, डी मोड दे रखा है। तो क्या करते हैं हम, सिग्मा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन का लिस्ट मेजर फॉर्मूला होता है और इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इसका आंसर क्या है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ऑरिजिन। दूसरा है अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड बाय द चेंज स्केल इफ द तीसरा इफ द ईच फ्रिक्वेंसी इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट देन अर्थमेटिक मीन विल नॉट चेंज। तो इसका ऑप्शन हम किसी भी अर्थमेटिक मीन का जो अफेक्टेड होता है वो ऑरिजिन पॉइंट से होता है, यानी कि 0 टू हिस्टोग्राम भी अगर लेंगे या अदर भी कोई ग्राफ को आप शेड्यूल वाइज चेंज कर रहे हैं, अफेक्टेड कर रहे हैं, तो वो इनिशियली उसके पॉइंट से बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्रिक मीन 4 6 एंड x इज 6 द वैल्यू ऑफ x। तो तीन इसको वैल्यू दे रखी है। तो ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपका होता है इसमें x1 x2 कॉम डॉट 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 xn तक, ठीक है ना। जितनी वैल्यू होंगी उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स इसकी पावर होगी, ठीक है, रूट की पावर होगी। तो इसमें हमने तीन वैल्यू दे रखी हैं और हमको ज्योमेट्रिक मीन जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो मैं 6 लगा देता हूँ यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन। और वैल्यू मेरे को तीन दे रखी हैं, 4 6 और x। तो तीन वैल्यू दे रखी हैं तो मैं 1/3 लिख सकता हूँ यहाँ पर बेटा, ठीक है। और ये पावर इधर आ जाएगी तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। और इधर क्या बचेगा आपका? 4 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है, ये बचेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम 6 की पावर यहाँ क्यू है, सॉरी 6 की पावर यहाँ पर क्यू है। तो और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 6 24x हो जाएगा। और यहाँ 216 हो जाएगा जब 6 की पावर 3 खोलेंगे। 24x और 24 से इसे डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी? 24 9 जा 216 होते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी d। तो 10वां क्वेश्चन ये है, इसका आंसर d, ठीक है। विद सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आंसर डी हो गया उसका। 11 क्या? द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड फॉर ए मॉडरेटली असिमेट्रिक फ्रिक्वेंशन डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसमें बेटा आंसर इसका मैंने बताया था, इसका आंसर इसमें मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना, असिमेट्रिकल डेटा के लिए। तो इसमें डी तो गलत दे रखा है, ठीक है। इसमें आंसर आपका बी होगा, ठीक है। इसमें बी आंसर आप टिक कर लें, ठीक है। इसमें आंसर बी होगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि मॉड अनसिमेट्रिकल अगर वो बोल रहा है तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो इसमें आंसर डी ना होके आपका बी होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आगे फिर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों पे। तो थैंक यू।